नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में आप लोगों की इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम लोग एड्रेस करेंगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम रामानंद बंसल है और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग मशीन डिजाइन सब्जेक्ट कवर करेंगे यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग आज के लेक्चर में बात करें तो जो मशीन डिजाइन में हम लोग का एक पर्टिकुलर चैप्टर है डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और गेट और ईएससी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड ये पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड देख रहे हैं तो एक ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैटिक लोड क्या होता है। स्टैटिक लोड का मतलब क्या है? अगर मैं किसी भी कंपोनेंट में कोई लोड लगा रहा हूं, ठीक है, अगर वो लोड जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो डायरेक्शन है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, इन तीनों में कोई भी पैरामीटर अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर लोड को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक लोड। क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझना। जैसे मान लो ये कोई भी एक कंपोनेंट है, कोई भी एक बार है सपोज, ठीक है, ध्यान देना इस बार पे हम लोग ये लोड लगाए हैं। तो जैसा अगर इस पे फोकस करोगे तो ये लोड कहाँ, इस लोड का अगर मैग्नीट्यूड P है तो एक बार जैसे ये लोड अप्लाई हो गया तो अगर हमेशा इसका मैग्नीट्यूड P है। सेकेंड, अगर ये लोड एट पॉइंट A लग रहा है तो हमेशा पॉइंट A पे लगे। इसका डायरेक्शन ये है तो हमेशा यही डायरेक्शन रहे। मतलब लोड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, इन तीनों में कोई भी पैरामीटर अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक लोड। और स्टैटिक लोड में हम लोग किसी पॉइंट का अगर स्ट्रेस का बात करेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगा, मतलब वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। बट ये स्टैटिक लोड भी वेरियस टाइप का होता है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से लोड अप्लाई कर रहे हैं। एक बार लोड अप्लाई करने का दिए टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, बट मैं जब लोड अप्लाई कर रहा था तो उस समय किस तरीके से ये लोड हम लोग सिस्टम में अप्लाई किए, उस बेसिस पे हम लोग स्टैटिक लोड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जैसे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाई लोड और इम्पैक्ट लोड। एक एक करके समझ लेते हैं। इसको मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल से तुम लोग को समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई भी एक मशीन एलिमेंट है, सपोज कोई भी एक बीम है, ठीक है, ये हो गया। इस बीम में मेरे को ये लोड अप्लाई करना है। मान लो मैं क्या किया हूं ना, लोड के लिए 1 किलो वेट के बराबर चावल के दाने ले लिया हूं, राइस ग्रेन्स, ठीक है, 1 किलो वेट के बराबर। ठीक, अब मेरे को ना ये 1 किलो का वेट, उसको न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मेरे को ना इस बीम में अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अब मैं अप्लाई कैसे कर रहा हूं? एक बार ये 1 किलो वेट का लगा दिया तो उसके बाद वो लगातार लगेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग स्टैटिक लोड पढ़ रहे हैं। बट वो लगा कैसे रहा हूं, अप्लाई कैसे कर रहा हूं, उस बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। तो एक तरीका क्या है कि मैं क्या करूं ना, एक बार टोटल वेट इसका 1 किलो है, मान लो उसको मैं W से डिनोट किया। अभी इसमें वो लोड नहीं लगा है तो अभी इसमें लोड 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा लोड इस स्ट्रक्चर में एक साथ अप्लाई ना करके मैं क्या कर रहा हूं, इसका चावल का एक दाना उठाया, इसको यहां अप्लाई किया, ठीक है, ये हो गया। मान लो एक चावल के दाने के वेट को मैं डेल W बोलूं तो अभी लोड 0 था, अब इसमें कितना लोड हो गया? डेल W। अब दूसरा चावल का दाना रखा तो अब लोड कितना हो गया? 2W। और एक एक दाना रखते हुए, दाने के ऊपर दाना रखते हुए, ठीक है, रखते हुए अल्टीमेटली हम लोग ये पूरे राइस ग्रेन को इसके ऊपर रख दिए और पूरे को ऊपर रख दिए। तो अगर टोटल वेट को अगर मैं W बोलूं तो अल्टीमेटली ये पूरा लोड W इस पे अप्लाई हो जाएगा क्या? यस। बट ये W जब मैं अप्लाई कर रहा था तो कैसे अप्लाई किया? ग्रेजुअली एक पर्टिकुलर रेट ऑफ लोडिंग लेते हुए ग्रेजुअली इसको मैं 0 से W पहुंचाया हूं। ये अभी लोड अप्लाई कर रहे हैं उस समय का है। ये मत बोलना सर लोड तो चेंज हो रहा है तो ये स्टैटिक लोड कैसा हुआ? अभी ये लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अप्लाई कर देने के बाद जैसे ये W लोड हो गया, अब इसको हटा नहीं रहा तो ये हमेशा लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर लोड को हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। क्लियर? किसी को भी कंफ्यूजन? ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर इसी राइस ग्रे 1 किलो के वेट को, जिसको अभी मैं टोटल वेट को W बोला हूं, मैं क्या किया, इसको ना एक पैकेट में डाल लिया मैं, ठीक है, इसका भी टोटल लोड W है, समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं ना कि अब एक एक दाना को नहीं रख रहा हूं, अभी इस पे कोई भी लोड नहीं लग रहा था, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या किया ना, बस हाँ, अभी लोड अप्लाई करने से जस्ट पहले, अभी लोड लगा नहीं है, लगाने से जस्ट पहले ना इसको मैं क्या किया, इस पूरे वेट को एक साथ इसके जस्ट ऊपर रखा हूं। ये जस्ट ऊपर है, इसके बीच का गैप नेग्लिजिबल है।
गैप नहीं, ऐसे समझना, ये मेरा मशीन एलिमेंट है, इसमें ये लोड अप्लाई करना, अभी ये इसके जस्ट ऊपर है, मतलब इनके बीच का गैप नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये हो गया। अब इनके बीच का जब गैप नेग्लिजिबल है, उसके बाद ये पूरे के पूरे लोड को एक साथ में इस एलिमेंट पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने से पहले इसको इसके जस्ट ऊपर रखा, फिर उसको रिलीज कर दिया, तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा लोड W इसमें एक साथ लग जाएगा क्या, एक साथ लग जाएगा क्या, या कहने का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 सेकेंड में अगर इस पे कोई भी लोड नहीं लग रहा था, तो लगभग t इक्वल टू 0.0001 सेकेंड, मतलब लगभग विद इन नो टाइम पूरा का पूरा लोड में इस मशीन स्ट्रक्चर में अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया। बट हाँ, लेकिन जब मैं इसको अप्लाई किया था ना, तो इसको बिना किसी एनर्जी के साथ अप्लाई किया, बिना किसी एनर्जी, क्योंकि इसको लगाने से पहले जस्ट इसके ऊपर रखा था, उसके बाद रिलीज किया। एक इंस्टेंट सोचना, अगर मैं इसको h हाइट से गिराते हुए लगाता तो भी वो अचानक पूरा का पूरा लोड लगता, बट एक एनर्जी के साथ लगता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लोड को अचानक लगाया हूं मशीन स्ट्रक्चर में, मतलब लगभग विद इन नो टाइम, विदाउट एनी एनर्जी, मतलब लगाने से लगाते से लगते समय उसमें कोई एनर्जी नहीं था, तब उस पर्टिकुलर लोड को हम लोग कौन सा लोड बोलते हैं, सडनली अप्लाइड लोड। क्लियर है, तब उस लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, सडनली अप्लाइड लोड। क्लियर, किसी को भी दिक्कत, मतलब लगभग विद इन नो टाइम पूरा का पूरा लोड इस स्ट्रक्चर में लग गया विदाउट एनी एनर्जी। सर इंपैक्ट लोड क्या होता है, अब इंपैक्ट लोड भी तुम लोग समझ गए होगे। अगेन ये पूरा का पूरा लोड W इस पे अप्लाई करूंगा, और अचानक ही अप्लाई करूंगा, जैसे सडनली में अचानक था। बस अंतर क्या है कि सडनली में लोड अचानक लग रहा है, बट बिना किसी एनर्जी के साथ। अगर यही लोड W को मैं यहां पर h हाइट से गिराते हुए लगाऊं, h हाइट से गिराते हुए लगाऊं, तो होगा क्या, जब ये इसके जस्ट ऊपर पहुंचेगा, अभी इस पे लगा नहीं है, जस्ट ऊपर, तो होगा क्या, यहां से अगर मैं गिरा रहा हूं तो यहां पर इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी W इंटू एच। जब इसके ये जस्ट ऊपर पहुंचेगा, जस्ट ऊपर मतलब यहां पर पहुंचेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लोड लगने से ठीक पहले इसकी एक एनर्जी है, और उस एनर्जी के साथ पूरा का पूरा लोड मेरे मशीन एलिमेंट पे एक साथ लग रहा है, तब इस लोड को हम लोग बोलेंगे इंपैक्ट लोड। मतलब लोड, इंपैक्ट लोड क्या होता है, लोड अप्लाइड इन द स्ट्रक्चर विथ सम एनर्जी, विथ सम एनर्जी। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, तो जब ये इस पे गिरेगा तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ, जब ये इस पे ठीक गिरेगा तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ लगेगा, मतलब पूरा का पूरा लोड एक साथ लगा विथ सम एनर्जी, तो दैट लोड इज इंपैक्ट लोड। क्लियर, हमेशा h हाइट से गिराना जरूरी नहीं है। जैसे एक गाड़ी चल रहा है, खंबे में टकरा गया, तो खंबे में टकराने से पहले भी गाड़ी की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना, और उस एनर्जी के साथ लग रहा है, तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंपैक्ट लोड। एक एनर्जी के साथ लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग जब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में इस डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें भी एजम्पशन क्या है, वो स्टैटिक लोड कौन से टाइप का है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो हम लोग का जो स्टैटिक लोड है वो कैसा है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके लिए डिजाइन कर रहे हैं स्टैटिक लोड, स्टैटिक में भी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, तो मेरे को फेलवर का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी भी मशीन एलिमेंट को डिजाइन करना है, तो मेरे को पता होना चाहिए ना वो कब फेल होगा, ठीक है, या किस लोड पे वो फेल होगा, तभी तो मैं एक्चुअल जो लोड लगेगा उस उतना या उससे कम रखूंगा। तो स्टैटिक लोड में भी ना, स्टैटिक लोड में भी मैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का बात कर रहा हूं। ठीक है, वेरियस मोड ऑफ फेलवर है। फेलवर का मतलब क्या होता है कि अगर उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करने के बाद मेरा जो भी मशीन एलिमेंट है, जो भी कंपोनेंट है, मैकेनिकल कंपोनेंट, अगर वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म करना बंद कर दे, तो उसी को फेलवर बोलेंगे ना। जो परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, मतलब वो फेल हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो अब ये अंडर स्टैटिक लोड क्या क्या मोड्स ऑफ फेलवर हो सकते हैं, मतलब मैं किसको फेलवर कंसीडर करूंगा कि अगर ये हो गया तो अब वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो एक फेलवर होता है इलास्टिक डिफ्लेक्शन का, क्या होता है बता रहा हूं। दूसरा फेलवर हम लोग पढ़ते हैं अभी स्टैटिक लोड में, दो टाइप का देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और मेनली हम लोग को इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ही पढ़ना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे भी बेस्ड ऑन मटेरियल दो टाइप का फेलवर होता है। डक्टाइल है तो मटेरियल का जो फेलवर होगा जर्नल यील्डिंग, और ब्रिटल है तो जो मटेरियल का फेलवर होगा बाई फ्रैक्चर। क्लियर पॉइंट, ये हो गया। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल, वो सब तुम लोग स्ट्रेंथ और मटेरियल में पढ़ते हो ना। हाँ, इलास्टिक डिफ्लेक्शन फेलवर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी बीम है, मान लो जैसे सॉम में पढ़ते हैं ना, उसमें अगर मैं लोड अप्लाई करूंगा तो ये बैंड होगा क्या, यानी इसका डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, हम लोग मान के चले जो भी डिफ्लेक्शन विद इन लिमिट है, बट ये जो डिफ्लेक्शन है या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाए, कई जगह वो भी अलाउेबल नहीं होता है। जैसे ट्रांसमिशन शाफ्ट के केस में हम लोग नहीं चाहते कि उसमें जो डिफ्लेक्शन हो, जो ट्विस्ट हो, एक लिमिट से ज्यादा हो। तो अगर डिफ्लेक्शन, ट्विस्ट, डिफॉर्मेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाए और उसको हम लोग फेलवर का कंसिडर कर रहे हैं,
तो उस फेल्योर को हम लोग बोलते हैं फेल्योर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन। फेल्योर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर इलास्टिक डिफ्लेक्शन क्रॉस करने के बाद वो परफॉर्म नहीं कर रहा है बेटर, तो दैट फेल्योर इज नोन अंडर फेल्योर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन। क्लियर? जनरली अगर इस तरीके से होता है तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी डिजाइन करते हैं, बट ये वाला डिजाइन मेनली हम लोग शाफ्ट के केस में करते हैं। जो ट्रांसमिशन शाफ्ट में हम लोग जब शाफ्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी आगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कई बार ना इलास्टिक डिफ्लेक्शन में एक और चीज होता है, बकलिंग होता है। जैसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं ना, बकलिंग ऑफ कॉलम, और अगर सिस्टम बकल कर जा रहा है तो वो भी फेल हुआ है। ये भी फेलवर स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं है, इस फेलवर को हम लोग बकलिंग फेलवर बोलते हैं। तो ये तो तुम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ोगे ही ना, जब यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बट कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के फेलवर को, इस कैटेगरी को हम लोग फेलवर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, यस। दूसरा जो फेलवर है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसमें अगर मटेरियल डक्टाइल है तो उसमें जो फेलवर होता है वो मेनली जर्नल यील्डिंग के कारण होता है। ठीक है, यील्डिंग क्या होता है, अगर किसी मटेरियल में एक पर्टिकुलर लिमिट को ऑफ स्ट्रेस क्रॉस करने के बाद बहुत ज्यादा परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि डक्टाइल मटेरियल में होता है। डक्टाइल मटेरियल पढ़ोगे ना, डक्टाइल मटेरियल में यील्ड, जैसी यील्ड पॉइंट क्रॉस करेगा अगर एक्चुअल स्ट्रेस, तो उसमें बहुत ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। भले वो टूट नहीं रहा है, टूटने से पहले ही उसमें बहुत ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। और अगर मटेरियल में बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया है तो भले वो टूटा नहीं है, भले वो टूटा नहीं है, तो भी वो हम लोग के लिए अब यूजफुल नहीं रहा, वो परफॉर्म बेटर नहीं करेगा, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इस फेलवर को हम लोग बोलते हैं जनरल यील्डिंग। मतलब पूरे के पूरे सेक्शन पे अगर ये यील्डिंग होने लगे, मतलब बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगे, तो वो कंपोनेंट भले टूटा नहीं है बट हम लोग के लिए यूजफुल नहीं रहा। तो इसी पर्टिकुलर फेलवर को हम लोग बोलते हैं जनरल यील्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब ये जनरल यील्डिंग, यील्डिंग तो समझ में आता है, जनरल का मतलब क्या होता है। कई बार जैसे क्या होता है ना, कई मशीन कंपोनेंट में छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होते हैं, इरेगुलरिटी होता है। तो कई बार हो सकता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे कई बार मान लो किसी मशीन एलिमेंट पे ऐसे छोटा सा एक होल है, ठीक है, होल के पास क्या होता है ना, स्ट्रेस जो होता है थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा आता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। वो इफेक्ट भी हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि कई बार उस इफेक्ट के कारण हो सकता है कि पूरे मटेरियल में यील्डिंग ना हो, लेकिन क्या होगा ना, इस इरेगुलरिटी के आसपास यील्डिंग हो जाए। ठीक है, तो अगर इरेगुलरिटी के आसपास यील्डिंग हो रहा है तो वो एक छोटे से रीजन में यील्डिंग हो रहा है, उस यील्डिंग को हम लोग बोलते हैं लोकल यील्डिंग। ठीक है, अगर छोटे से रीजन में यील्डिंग हो रहा है ना, तो उससे परफॉर्मेंस में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी सेटिस्फैक्टरी काम करेगा। और अभी भी सेटिस्फैक्टरी काम करेगा ना, मतलब वो अभी भी फेल नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लोकल यील्डिंग। लोकलाइज यील्डिंग इज इन द रीजन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जैसे जहां इरेगुलरिटी वहां थोड़ा बहुत स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा, वो एकदम छोटे से पोर्शन में रेस्ट्रिक्टेड है, उसको हम लोग फेलवर का क्राइटेरिया नहीं कंसीडर करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ यील्डिंग नहीं लिखा, जनरल यील्डिंग लिखा। जनरल मतलब पूरे के पूरे सेक्शन पे अगर यील्डिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्राइटेरिया ऑफ फेलवर कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये क्या, ये जनरली जाहिर सी बात है किसके लिए होगा, अंडर स्टैटिक लोड तो है क्राइटेरिया ऑफ फेलवर, बट फॉर डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल के लिए। अरे ब्रिटल में तो परमानेंट डिफॉर्मेशन ज्यादा होता ही नहीं है, तो वहाँ यील्डिंग कैसे हो सकता है क्राइटेरिया ऑफ फेलवर। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल में हम लोग जनरल यील्डिंग को लेके चलते हैं। अच्छा, जब भी जनरल यील्डिंग को लेके चलते हैं ना, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब अगर एक्चुअल स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस करता है ना, तभी बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो उस केस में ना ये यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है डिजाइन करने के लिए। मतलब एक्चुअल स्ट्रेस को इसको क्रॉस नहीं करने देना, क्योंकि अगर इसको क्रॉस किया तो बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। वो तो खैर हम लोग आगे देखेंगे कैसे डिजाइन करते हैं, बट एक ये फेलवर बता रहा हूं मैं, मोड ऑफ फेलवर। अगला, अगर ब्रिटल मटेरियल है ना, तो उसमें तो बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो वहां एक ही चीज बचा, वो तब सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म नहीं करेगा जब टूट जाए, क्योंकि टूटने से पहले तो उसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो यूजफुल है। तो ऐसे केस में ना हम लोग फ्रैक्चर को फेलवर का क्राइटेरिया लेके चलते हैं। ऐसा कि वो केस जिसमें ब्रिटल मटेरियल, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वहां फ्रैक्चर को, और ब्रिटल मटेरियल होता भी ऐसा ही है, टूटने से पहले उसमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता और टूटता अचानक है। ठीक है, इस फ्रैक्चर को भी ब्रिटल फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ऐसे केस में ना हम लोग जाहिर सी बात है फ्रैक्चर को क्राइटेरिया ऑफ फेलियर लेके चलेंगे। अच्छा, जब भी ब्रिटल मटेरियल हो गया जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो वहां फ्रैक्चर को क्राइटेरिया ऑफ फेलियर लेके चल रहे हैं, तो वहां अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी हो जाता है, क्योंकि जैसी एक्चुअल स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्रॉस करेगा वो टूट जाएगा। मतलब अगर मेरे को टूटने नहीं देना है तो एक्चुअल स्ट्रेस को अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम रखना है। तो ऐसे केस में अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है डिजाइन करने के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ मोड्स ऑफ फेलियर हुए। अच्छा, हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज चैप्टर में ना
हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस में ही डिजाइन देखेंगे, और स्ट्रेंथ के बेसिस में अगर जर्नल यील्डिंग से फेल हो रहा है तो यील्ड स्ट्रेंथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है, जो कि डक्टाइल मटेरियल के लिए है। ब्रिटल मटेरियल में तो बहुत ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो वो फ्रैक्चर के कारण फेल होगा, तो वहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है। तो अच्छा, ये जो मैं डिस्कस किया मोड ऑफ फेलवर, तो उसमें एक चीज बार बार रिपीट हो रहा है, स्ट्रेंथ। तो मेरे को स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा कि क्या होता है, तभी तो एक्चुअल स्ट्रेस को स्ट्रेंथ से कम रखोगे। स्ट्रेंथ में भी यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो समझ लेंगे, ठीक है। बट स्ट्रेंथ जब हम लोग समझ रहे हैं ना, तो जो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का बेसिक सा मतलब ये होता है कि जो भी टाइप का स्ट्रेस लगा रहे हो, अगर मैं स्ट्रेस को बढ़ाते जाऊं तो एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस करने के बाद वो कंपोनेंट फेल हो जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर लिमिट को ही हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर डक्टाइल है तो वहां यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा पिक्चर में, ब्रिटल है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाएगा। अभी मैं बस स्ट्रेंथ बोल रहा हूं, डक्टाइल के लिए यील्ड ले लेंगे, ब्रिटल के लिए अल्टीमेट ले लेंगे, बात की चीज है स्ट्रेंथ। लेकिन ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्ट्रेस लगा रहे हो, ठीक है। ये हो गया, जैसे हो सकता है कि किसी कंपोनेंट का अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस लगाऊं तो स्ट्रेंथ की वैल्यू अलग आए, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाऊं तो स्ट्रेंथ की वैल्यू अलग आए। तो इसीलिए ना हम लोग स्ट्रेंथ बताते डिफाइन करते समय टाइप ऑफ स्ट्रेस भी बढ़ाते हैं। जैसे तुम लोग कभी नहीं सुनोगे कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेंथ इतना है, मान लो 250, कहीं लिखा भी होता है ना तो एक्चुअल में वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का बात करता है। मतलब एक्चुअल में हम लोग स्ट्रेंथ नहीं बता सकते, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऐसे डिफाइन करते हैं। जैसे अभी मैं किसका डेफिनेशन देख रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका डेफिनेशन ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इट अंडर स्टैटिक लोड, पहले तो ये स्टैटिक लोड के लिए स्ट्रेंथ है। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो भी टाइप के स्ट्रेस के लिए स्ट्रेंथ देख रहा हूं, अगर एक्चुअल स्ट्रेस उससे कम है तो ये सेफ रहेगा, अगर एक्चुअल स्ट्रेस उससे ज्यादा है तो वो फेल हो जाएगा। ये स्ट्रेंथ का एक बेसिक सा मतलब है। बट अभी हम लोग कौन सा स्ट्रेंथ देख रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, अंडर स्टैटिक लोड, और स्टैटिक में भी वही ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अंडर 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन। पहले तो ये स्ट्रेंथ डिफाइन करते समय डेफिनेशन क्या है, अगर एक्चुअल स्ट्रेस 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन होता है। 1D टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, 1D मतलब वन डायमेंशनल। जैसे अगर मैं कोई भी एक बार या एलिमेंट लिया, अगर इसमें मैं 3 परपेंडिकुलर प्लेन लूं, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। अगर 3 परपेंडिकुलर प्लेन पे एक ही प्लेन में स्ट्रेस आए, वो भी नॉर्मल स्ट्रेस, और अगर उसका नेचर टेंसाइल है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन। और 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन में इसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब एक्चुअली स्ट्रेस कुछ भी हो तो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे। ये 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन में जो मटेगा स्ट्रेंथ है, मतलब अगर मैं इसको सिग्मा को बढ़ाते गया, समझने के लिए मान लो मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को ST से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ST से। तो बढ़ाते गया तो जैसी ST को क्रॉस किया, ठीक है, ये फेल हो गया। मतलब अगर एक्चुअल 1D स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस भी 1D टेंसाइल होना चाहिए, तो अगर एक्चुअल 1D टेंसाइल स्ट्रेस यानी सिग्मा अगर वो ST से कम है तो ये सेफ होगा। अगर एक्चुअल 1D टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा ST को क्रॉस कर गया तो ये क्या हो जाएगा, फेल। तब इस ST को हम लोग इस मटेरियल का क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरे को सपने में नहीं आएगा, मेरे को टेस्टिंग करके पता चलेगा। उसके लिए हम लोग UTM मशीन एक होता है जिसमें टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो सब मशीन डिजाइन में नहीं पढ़ना है हम लोग को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये बस प्रॉपर्टी है, टेस्ट के करके क्वेश्चन में रिजल्ट उसका दिया होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, तो ये अल्टीमेटली टेस्टिंग से पता चलता है। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अंडर 1D टेंसाइल स्ट्रेस। अगर एक्चुअल 1D स्ट्रेस 1D टेंसाइल स्ट्रेस है तो अगर वो ST से कम है तो सेफ होगा, ST से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, फेल। तब इस ST को हम लोग इसका क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। बात वही है, अगर मटेरियल डक्टाइल है कि ब्रिटल, ठीक है, तो अब ये ST भी दो टाइप का होगा ना, एक होगा यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एक्चुअल में ना स्ट्रेस स्ट्रेन करके रिस्पेक्ट बात करोगे, केवल डक्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। यील्ड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। यील्ड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ है वो यील्ड स्ट्रेस है, वो यील्ड स्ट्रेंथ। अंडर 1D टेंसाइल स्ट्रेस देख रहे हो तो वही यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। वो बताने का जरूरत नहीं है ना, बस नाम लिख दे रहा हूं। तो ये हो गया यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये कब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब मटेरियल क्या हो, डक्टाइल हो। और ये मेरे को डक्टाइल मटेरियल के लिए मिलेगा, ब्रिटल में तो परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता ही नहीं है, तो वहाँ यील्ड स्ट्रेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। अगला जो स्ट्रेंथ हो जाएगा, अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्राइटेरिया फेलर लेके चल रहा हूं तो SUT अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर में बात करोगे तो जो अल्टीमेट पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये हो गया। और अंडर टेंशन बात करो 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन, तो इसी को हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मेरा मटेरियल डक्टाइल है ना तो एक्चुअल में डक्टाइल मटेरियल का दोनों होता है, यील्ड स्ट्रेंथ भी होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो हर एक मटेरियल का होता है क्योंकि टूटेगा तो हर एक मटेरियल। बट डक्टाइल मटेरियल में हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर होगा, जनरल यील्डिंग, ठीक है। और ब्रिटल का तो खैर यील्ड होता ही नहीं है, तो ब्रिटल के लिए हम लोग के लिए कौन सा क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर हो जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है।
तो अब मान लो कभी न्यूमेरिकल आया, मेरे को यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ अल्टीमेट दोनों दिया है, तो एक्चुअल में वो डक्टाइल है, और डक्टाइल है तो हम लोग को खुद से किसको क्राइटेरिया ऑफ फेलियर लेके चलना है, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ को, ठीक है। और ब्रिटल है तो जाहिर सी बात है केवल अल्टीमेट ही दिया होगा और वही क्राइटेरिया ऑफ फेलियर, ठीक है। बट अगर अंडर 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। ये स्ट्रेंथ है अंडर 1D टेंस, मान लो मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है 200। अब सच में अगर एक्चुअली स्ट्रेस 1D टेंसाइल है तो अगर वो 200 से कम है तो सेफ होगा, 200 से ज्यादा है तो फेल हो जाएगा। 200 से कम है तो सेफ होगा, बट एक्चुअली स्ट्रेस भी 1D टेंसाइल होना चाहिए। अगर एक्चुअली स्ट्रेस 1D टेंसाइल नहीं है, मान लो और कोई स्ट्रेस है, तब मेरे को नहीं पता, मान लो एक्चुअली स्ट्रेस ये है, ऐसे समझना, यहां लग रहा है ऐसे 150, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिमाग में रखना एक बार के लिए, 100 200 है, 50, तो मत बोलना ये 150 200 से कम है तो सेफ होगा। मेरे को नहीं पता, क्यों? क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेस 1D टेंसाइल नहीं है। एक्चुअल स्ट्रेस 1D टेंसाइल है तब मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा, है ना, जो कि मेरे को टेंसाइल टेस्ट से पता चलता है। और टेंसाइल टेस्ट है ये एट द टाइम ऑफ फेलियर जो स्ट्रेस लग रहा है वो एसटी, उसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसे अंडर 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन ड्यूरिंग स्टैटिक लोड जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वैसी अंडर स्टैटिक लोड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अंडर 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस कंडीशन इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अंडर 1D, मतलब अगर मैं एक्चुअली स्ट्रेस 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस, 1D कंप्रेसिव मतलब 3 परपेंडिकुलर प्लेन में एक ही प्लेन में स्ट्रेस आ रहा है, वो कंप्रेसिव नेचर का। तो अगर मैं 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया मान लो सिग्मा, और उसको बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, तो एट द टाइम ऑफ फेलियर, मतलब एट द टाइम मतलब इसको क्रॉस करने के बाद ये फेल हो जाएगा, तो एट द टाइम ऑफ फेलियर, और फेलियर ये स्ट्रेस लग रहा है उसको मैं SC बोल रहा हूं, तो ये SC क्या होगा, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। मतलब अगर एक्चुअल 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस इससे कम है तो ये सेफ होगा, अगर एक्चुअल 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस इससे ज्यादा है, एक्चुअल स्ट्रेस 1D कंप्रेसिव ही होना चाहिए, तो ये फेल हो जाएगा। तब इस SC को हम लोग इस मटेरियल का क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगेन ये मेरे को टेस्ट से पता चलता है, इसके लिए हम लोग अगेन यूटीएम मशीन में कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। और बात वही चीज है, अगर मटेरियल डक्टाइल है कि ब्रिटल, अगर मटेरियल डक्टाइल है तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यील्ड स्ट्रेंथ कंप्रेशन में बात करूं तो उसको SYC से डिनोट कर रहा हूं, ये क्या हो गया, यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर, किसी को भी दिक्कत ये हो गया। वैसे ही अगर फ्रैक्चर को ले रहे हो तो अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर में बात करें तो अगर 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहा है, तो जो अल्टीमेट पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है वो होगा अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब मटेरियल डक्टाइल है तो उसका यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और अल्टीमेट दोनों होगा, बट हम लोग खुद से किसको लेंगे चलेंगे, यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्राइटेरिया ऑफ फेलियर। और ब्रिटल है तो वहां तो यील्ड का कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां एक ही क्राइटेरिया ऑफ फेलियर हो गया, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर है। अब ध्यान देना, तो अगर मेरे को एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन जिस भी स्पेसिमेन को डिजाइन करना, अगर उसमें 1D टेंसाइल स्ट्रेस है, उसके डिजाइन में कोई दिक्कत ही नहीं है अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे करे हो, क्योंकि मेरे को अगर एक्चुअली स्ट्रेस 1D टेंसाइल स्ट्रेस है तो उसके लिए मेरे को स्ट्रेंथ पता है, टेंसाइल टेस्ट से क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ वहां स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। और वो मेरे को क्वेश्चन में दिया होगा, डक्टाइल है तो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ ले लोगे, ब्रिटल है तो अल्टीमेट ले लोगे। तो अभी मेरे को नहीं पता ना डक्टाइल की ब्रिटल, तो न्यूमेरिकल में पता चलेगा, तो अभी मैं बस ST लिख दूंगा टेंसाइल स्ट्रेंथ को, डक्टाइल है तो SYT लेंगे, ब्रिटल है तो वही SUT हो जाएगा। बट इसके लिए क्यों डिजाइन कर सकते हैं, तो मान लो कोई भी स्पेसिमेन जिसको डिजाइन करना, अगर उसमें एक्चुअली स्ट्रेस भी 1D टेंसाइल है, क्योंकि उसके लिए टेस्ट किए हो, तो उसके लिए मैं डिजाइन कर सकता हूं। मान लो एक्चुअली स्ट्रेस आ रहा है 1D टेंसाइल, उसको एक बार के लिए सिग्मा से डिनोट करें, और मटेरियल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मेरे को दिया हुआ है, मान लो मेरे को वो ST से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, 1D टेंसाइल स्ट्रेस के लिए ही तो जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो अगर एक्चुअली स्ट्रेस भी 1D टेंसाइल स्ट्रेस है तो मैं बोलूं क्या, सेफ होने के लिए इस 1D टेंसाइल स्ट्रेस की जो वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट में मतलब ना जहां पर ये 1D टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा वो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस होगा, क्योंकि जहां पर भी स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है उसके फेल होने का चांस सबसे ज्यादा है। अगर मैं उसको सेफ रख लिया तो जाहिर सी बात है पूरा स्पेसिमेन सेफ होगा। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट का 1D टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा है तो मैं बोलूं क्या, अगर ये सिग्मा एक्चुअली स्ट्रेस चूंकि 1D टेंसाइल इसलिए इसको मैं यूज करूंगा, अगर वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम है या ज्यादा ज्यादा उसके बराबर तो ये सेफ होगा। यस, लेकिन ये सेफ होने का कंडीशन हो गया। लेकिन हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं ना, तो फॉर डिजाइन हम लोग अपने डिजाइन को और सेफर साइड लेके चलते हैं। सेफर साइड का मतलब क्या होता है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, यहाँ स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ है क्या ST, डिजाइन करते समय उसको रिप्लेस करते हैं ST अपॉन 1 से बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
क्योंकि जब भी हम लोग डिजाइन किए ना, बट उसको जब प्रैक्टिकली यूज करने लगेंगे ना, तो वहां बहुत सारा अनसर्टिनिटी होता है। जैसे प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, टेम्परेचर फैक्टर आ सकता है, लोड भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो सारे अनसर्टिनिटी को कंसिडर करने के लिए ना, हम लोग का एक्चुअली ये एस टी से कम होना चाहिए, बट डिजाइन करते समय हम लोग एस टी को एस टी अपॉन एफ एस, एफ एस एक से बड़ा है, मान लो एस टी 200 मेगा पास्कल है, तो एक्चुअल सिग्मा 200 से कम होना चाहिए, बट मैं डिजाइन करते समय उसको 200/2 यानी 100 के बराबर या उससे कम ले लिया। तो अगर वो 100 है या 100 से कम है तो 200 से तो कम होगा ही, मतलब मेरा डिजाइन सेफ होगा, बल्कि और सेफर साइड चला जाएगा। तो उसके लिए डिजाइन करते समय हम लोग स्ट्रेंथ को हमेशा स्ट्रेंथ अपॉन एफओएस से रिप्लेस करते हैं। कई बार हम लोग स्ट्रेंथ अपॉन एफओएस को परमिसिबल वैल्यू या अलाउेबल वैल्यू भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, क्योंकि अभी टेंशन में बात कर रहा हूँ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन एफओएस दिया है, ठीक है, खैर वो बात की चीज है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अगर मैं डिजाइन के हिसाब से बात करूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, तो एक्चुअल 1D टेंसाइल स्ट्रेस एसटी या उससे कम होना चाहिए, लेकिन हम लोग जब डिजाइन कर रहे हैं तो एसटी को रिप्लेस कर देंगे एसटी अपॉन एफओएस से। ये रिप्लेसमेंट करने का लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन यूज कर सकते हो। अभी भी ये एक्चुअल सिग्मा या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, बट डिजाइन करते समय जब लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो तो फिर इक्वल टू साइन ले सकते हो एफओएस लेने के बाद। एफओएस इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, बट ये काम आएगा जब सच में एक्चुअल स्ट्रेस 1D टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्चुअल स्ट्रेस 1D कंप्रेसिव है तो भी डिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी तो मेरे को स्ट्रेंथ पता है, क्या होगा स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए तो जो स्ट्रेंथ है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते थे, और वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, उसको मैं एससी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अगर डक्टाइल है तो यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा एससी, ब्रिटल है तो अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो अगर मेरा एक्चुअल स्ट्रेस 1D कंप्रेसिव है तो उसमें भी डिजाइन की दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडर 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस कंडीशन, मान लो सिग्मा आ रहा है, मेरे को स्ट्रेंथ पता है, वो स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक। और ये स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होता है अंडर 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो इसको डिजाइन के लिए तभी यूज करोगे जब एक्चुअल स्ट्रेस भी 1D कंप्रेसिव है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो अगर यहां भी बात करूं तो सेफ होने के लिए ये जो एक्चुअल 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस है क्रिटिकल पॉइंट का सिग्मा, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी एससी के बराबर या उससे कम होना चाहिए। लेकिन वही चीज है, ये तो सेफ होने का कंडीशन हो गया, लेकिन हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं तो अपने डिजाइन को और सेफर साइड लेके जाते हैं। और सेफर साइड मतलब जो मेरा स्ट्रेंथ है, यहाँ स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसको रिप्लेस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपन एक से बड़ा नंबर से, विच इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू कंसीडर अनसर्टेनिटी। तो अगर मैं डिजाइन के हिसाब से बात करूं और मेरे को तो अल्टीमेटली डिजाइन इक्वेशन लिखना है, तो क्या होगा, एक्चुअल में जो 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट का, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी एससी के बराबर या उससे कम होना चाहिए, लेकिन हम लोग जब डिजाइन करेंगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे एससी अपॉन एफओएस से, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन, ये डिजाइन इक्वेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर एक्चुअली स्ट्रेस 1D कंप्रेसिव है तो भी डिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह के काफी क्वेश्चन स्ट्रेंथ मटेरियल में किए भी होंगे। लेकिन सर हम लोग को इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलनी पड़ना रहता है थ्योरी ऑफ फेलियर। अब ये क्या है, ध्यान देना, अगर एक्चुअल स्ट्रेस 1D टेंसाइल है या 1D कंप्रेसिव है तब तो डिजाइन में कोई दिक्कत ही नहीं है। 1D टेंसाइल है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को लेकर हम लोग डिजाइन कर लेंगे। अगर एक्चुअली स्ट्रेस 1D कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेकर डिजाइन कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए टेस्ट किया हुआ है, और 1D कंप्रेसिव के लिए ही जो स्ट्रेंथ होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। लेकिन क्या होगा जब एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन है, मान लो ये एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, अगर मेरे क्रिटिकल पॉइंट पे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन आए, 3D स्ट्रेस कंडीशन आए, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, एक लिया हूं बट इसमें बहुत वेर है, यहाँ सीयर भी आ सकता है, अभी बस एक्स और वाई डायरेक्शन में लगाया, जेड डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन 1D टेंसाइल या 1D कंप्रेसिव ना होकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन है, तो वहां दिक्कत क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो अब इसके लिए मेरे को अगर सच में डिजाइन करना है प्रॉपर तरीके से, तो पहले तो इसके लिए मेरे को इसका टेस्टिंग करना पड़ेगा। बट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में ना टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ कॉम्बिनेशन के लिए तो कर सकते हो, बट एक्चुअल में यहाँ इनफाइनेट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। इनफाइनेट कैसे, जैसे अगर मैं इसको सिग्मा 1 बोलूं, इसको सिग्मा 2 बोलूं, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो सेम 1, दोनों सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 1। उसके बाद इनको बढ़ाते जाओ, एक जिस लिमिट को क्रॉस करके वो फेल हुआ, वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए स्ट्रेंथ हो गया। बट दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 0.9, 0.8, 0.7, तो इसमें इनफाइनेट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इनफाइनेट कॉम्बिनेशन के लिए कैसे टेस्ट करोगे, टाइम भी इनफाइनेट लगेगा, तो जिंदगी भर टेस्ट ही करते रह जाओगे, डिजाइन कब करोगे। तो दिक्कत क्या है ना, जैसे 1D टेंसाइल एक सिंगल कॉम्बिनेशन था, 1D कंप्रेसिव एक सिंगल था, बट यहाँ इनफाइनेट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो यहाँ टेस्टिंग गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन के लिए तो कर सकते हो, बट हर कॉम्बिनेशन के लिए टेस्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन डिजाइन बिना टेस्ट के नहीं कर सकते, करे क्या, तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। इंजीनियरिंग का मतलब ही है जुगाड़, तो वही मेरा जो जुगाड़ है वो है थ्योरी ऑफ फेलियर। मतलब अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन है जिसके लिए टेस्टिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या बहुत अच्छा आइडिया नहीं है,
उस केस में कैसे डिजाइन करें? तो उस केस में डिजाइन करने के लिए ना हम लोग इसको कंपेयर या रिलेट करते हैं। ठीक है, रिलेट करते हैं किससे? जिससे टेस्टिंग पॉसिबल था। और टेस्टिंग पॉसिबल था टेंसाइल टेस्ट, जिससे टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चला है, कंप्रेशन टेस्ट जिससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अभी मान लो मैं इसको टेंसाइल टेस्ट से कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा है ना, क्योंकि ना या तो मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम आता है मोस्ट ऑफ द मटेरियल में। जनरली डक्टाइल मटेरियल तो सेम ही आता है, बट कई बार अगर अलग आ रहा है ना, जैसे ब्रिटल मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग आता है, तो अगर वो अलग आ रहा है तो ब्रिटल का स्ट्रेंथ कंप्रेशन में ज्यादा होता है, टेंशन में कम होता है। तो जनरली या तो स्ट्रेंथ इन टेंशन कंप्रेशन सेम होगा या अलग होगा, तो टेंशन में ज्यादा वीक होता है। तो जिससे ज्यादा वीक है उससे कंपेयर करो ना, उससे सेफ रख लिए तो दूसरे से तो सेफ हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं जनरली टेंसाइल टेस्ट से एट द टाइम ऑफ फेलियर। टेंसाइल टेस्ट से एट द टाइम ऑफ फेलियर। और टेंसाइल टेस्ट में एट द टाइम ऑफ फेलियर जो स्ट्रेस आता है वो 1D टेंसाइल स्ट्रेस होता है, और उसकी वैल्यू टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होता है क्या? ST। ठीक है, अगर डक्टाइल है तो ST SYT बराबर, ब्रिटल है तो SUT। लेकिन इससे कंपेयर कहने का मतलब क्या है ना, ये मत बोलना सिग्मा 1 इससे कम है तो सेफ होगा, इससे ज्यादा है तो फेल। नहीं, एक्चुअल स्ट्रेस सच में 1D टेंसाइल होता है, ये तो क्योंकि उसके लिए टेस्ट है ना, तब कोई दिक्कत नहीं था। अगर एक्चुअल स्ट्रेस 1D टेंसाइल स्ट्रेस है सिग्मा, तो वो ST से कम है तो सेफ होगा, उससे ज्यादा है तो फेल हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस तो कॉम्प्लेक्स है जिसके लिए टेस्टिंग किया नहीं हूं, इसको तो मैं इससे रिलेट कर रहा हूं ना। तो रिलेट कैसे करें? तो यहां रिलेट करने के लिए ना हम लोग कुछ कारण ढूंढते हैं जिसके कारण ये स्पेसिमेन फेल होता होगा। ठीक है, फेल होगा, वो कारण हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, तो वही कारण ना अलग अलग साइंटिस्टों ने ढूंढा। ठीक है, और उन्होंने अपना क्राइटेरिया ऑफ फेलियर देखा। मतलब यहां हम लोग कारण, उस कारण को ही हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ फेलियर ढूंढते हैं, जिसके कारण मटेरियल क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग दिया। जैसे मान लो मैं किसी आदमी को खाना करा रहा हूं, उसका कैपेसिटी देख रहा हूं। ठीक है, अब कई लोग खाना खा के रुक जाएंगे ना, मतलब खिलाते जाओगे तो जिंदगी भर थोड़ी खाते जाएंगे। तो कोई आदमी मान लो 10 रोटी थोड़ा चावल भात खा के रुक गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो रुकने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है जितना कैलोरी उसके इक्विवेलेंट होता है उतना कंज्यूम करने का, तो उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, वो बोला अब मैं और नहीं खाऊंगा। कई एक कारण हो गया। ठीक है, दूसरा एक कारण ये भी तो हो सकता है ना कि उस 10 रोटी के बराबर जितना वेट था, चावल के बराबर जितना वेट था, उसको कंज्यूम करने का रुक गया। भले वो कारण अच्छा है कि खराब, उसको छोड़ो, उसको अभी गोली मारो, बट ये भी एक कारण हो सकता है। तो वैसी अलग अलग साइंटिस्टों ने मटेरियल के फेल होने का कारण क्या है ये पता किया। ठीक है, सबने अपना अपना लॉजिक देखा, क्योंकि इसके लिए टेस्टिंग तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे एक साइंटिस्ट है जिसने कारण दिया कि मटेरियल के फेल होने का मेन कारण है नॉर्मल स्ट्रेस, उसका ठीक है नॉर्मल। अब ये सच में है कि नहीं नहीं पता, बट वो एक साइंटिस्ट है, उसने बोल दिया कि मटेरियल के फेल होने का मेन कारण है नॉर्मल स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसके लिए हम लोग टेस्टिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो अगर हम लोग कारण मान लिए नॉर्मल स्ट्रेस को, तो अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स है, अगर क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को क्रॉस कर गया, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो फेल हो जाएगा। बट अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अगर टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से कम है, तो इस कारण के हिसाब से वो क्या होगा? सेफ होगा। बट इस कारण के हिसाब से एक्चुअल में मेरे को कैसे पता, क्योंकि टेस्ट तो किया नहीं हूं उसके लिए, बट हाँ इस कारण के हिसाब से तब सेफ होगा। वैसे कोई दूसरा साइंटिस्ट है ट्रेस्का का नाम का, उसने बोला ना मटेरियल के फेल होने का कारण नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, शियर स्ट्रेस है। तो वहां क्या हो जाएगा? तरीका यही है, बस अब क्राइटेरिया चेंज हो गया। तो वहां क्या हो जाएगा कि अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से कम है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो सेफ होगा। बट अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से ज्यादा हो जाए, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से फेल हो जाएगा। वैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना क्राइटेरिया ऑफ फेलियर दिया। जैसे कोई मान लो कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट का क्राइटेरिया ऑफ फेलियर है एक्स, बस समझने के लिए एक्स कोई पैरामीटर है, तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में अगर क्रिटिकल पॉइंट का एक्स टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के एक्स से कम है, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से सेफ होगा। बट अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का एक्स टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के एक्स को क्रॉस कर जाए, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। लेकिन क्या मेरे को इन क्राइटेरियाज की जरूरत थी क्या? अगर एक्चुअल स्ट्रेस 1D टेंसाइल होता, अगर एक्चुअल स्ट्रेस ये होता तो नहीं जरूरत थी, क्योंकि इसके लिए तो कोई भी क्राइटेरिया लो, इसके लिए पता है कि उस ST पे ही फेल होगा। तो अगर सिग्मा ST से कम है तो सेफ, सिग्मा ST से ज्यादा है तो फेल। ये क्राइटेरिया की जरूरत तब पड़ी कि जब एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन ऐसा था कॉम्प्लेक्स जिसके लिए टेस्टिंग पॉसिबल नहीं था, तो उसको कंपेयर में क्या, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेस कंडीशन अलग है, तो ऐसे केसेस में हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी? क्राइटेरिया ऑफ फेलियर की। ठीक है,
तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर दिखा, सबको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, उसका भी पहले नाम बताते रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब किस मटेरियल का तुम लोग बोलोगे सर कौन सा क्राइटेरिया अच्छा है, कई सारा जब बताओगे आगे जाके कौन सा बुरा है, वो दिमाग बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग हर एक क्राइटेरिया को अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ेंगे, और जो जो क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं एक बार के लिए मान के चलेंगे, अगर क्वेश्चन आया है तो भाई उसी से सॉल्व करना है, तो वही सबसे अच्छा है। फिर बाद में दिमाग लगाएंगे ना कि किस मटेरियल के लिए कौन सा क्राइटेरिया ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थ्योरी ऑफ फेल्योर का एक भूमिका बन रहा है हम लोग का, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली यही पढ़ेंगे हम लोग। क्या है ना, अब मेरे को थ्योरी ऑफ फेलियर का तब जरूरत नहीं है जब एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन 1D नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन है, चाहे उसमें टेंसाइल वाला हो चाहे कंप्रेसिव वाला, क्योंकि उसके लिए हम लोग को पता है कब फेल होगा, और उसके लिए स्ट्रेंथ पता है, वो हम लोग टेंसाइल टेस्ट या कंप्रेशन टेस्ट से पता कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा 2D या 3D स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ना टेस्टिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सारे कॉम्बिनेशन के लिए। तो सच केसेस में हम लोग को डिजाइन करने के लिए कुछ थ्योरी ऑफ फेलियर का जरूरत पड़ता है। थ्योरी ऑफ फेलियर और कुछ नहीं है, हम लोग कुछ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर लेके इसको इससे कंपेयर करके डिजाइन कर रहे हैं, वही थ्योरी ऑफ फेलियर होता है। थ्योरी ऑफ फेलियर में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन को टेंसाइल टेस्ट से कंपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ फेलियर बाय यूजिंग सम क्राइटेरिया ऑफ फेलियर, और वो क्राइटेरिया ऑफ फेलियर जो ले रहे हैं उसी बेसिस पे हम लोग वेरियस थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ते हैं। जैसे अभी मैं पहले सबका नाम रख दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे की सीरीज में एक एक थ्योरी ऑफ फेलियर को कंप्लीट करेंगे, जैसे एक सीरीज में एक कंप्लीट करेंगे, उसका एक एक क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। फिर सब कंप्लीट होने का तो कुछ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अलग से और करेंगे, बट वो धीरे धीरे आएगा ना। जैसे कुछ थ्योरी ऑफ फेलियर, वेरियस थ्योरी ऑफ फेलियर जो हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं वो ये 5 है। जैसे एक है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर नॉर्मल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस है। मतलब अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से कम है तो इसके हिसाब से सेफ होगा, उससे ज्यादा हो जाए तो फेल हो जाएगा। बट वो सब आगे देखेंगे, अभी बस नाम लिख दे रहा हूँ मैं, थ्योरी ऑफ फेलियर का शॉर्ट में 2AF लिख दूंगा ना। बट ना हर एक थ्योरी ऑफ फेलियर का ना एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने वो क्राइटेरियास बताया। तो हम लोग को साइंटिस्ट, क्योंकि कई बार हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बोले डिजाइन बाय रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर, तो ये बाकी थ्योरी ऑफ फेलियर बहुत आसान है, बट ये तो पता होना चाहिए ना रैंकाइन्स नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर को बोलते हैं। तो मैं साथ में साइंटिस्ट का भी नाम लिख दिया हूँ। वैसे दूसरा क्राइटेरिया या थ्योरी ऑफ फेलियर है शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर। इसका साइंटिस्ट है कुलाम्ब, ट्रेस्का, गेस्टिनो में कोई भी नाम आए वो शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर है। ठीक है, यानी यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, वो आगे देखेंगे ना, अभी बस नाम लिख दे रहा हूँ। एक थ्योरी ऑफ फेलियर है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, जिसका साइंटिस्ट हैक्स। एक है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, डिस्टॉर्शन एनर्जी का ही दूसरा नाम है शियर स्ट्रेन एनर्जी। ये क्या होता है सर, अरे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ना, अभी बस नाम लिख रहा हूँ। बट ये समझ गए होगे डिस्टॉर्शन एनर्जी जो भी होता हो, मान लो उसको मैं यूडी से डिनोट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में अगर क्रिटिकल पॉइंट का यूडी टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के यूडी से कम है तो इसके हिसाब से सेफ हो जाएगा। बट अगर वो टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के यूडी को क्रॉस कर गया तो फेल हो जाएगा। तरीका तो समझ गए होगे ना, ये हो गया। इसका साइंटिस्ट है वन माइसिस। अगला है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन और प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलियर, साइंटिस्ट सेंट्रल। तो हम लोग आगे की सीरीज में एक एक लेक्चर में एक एक थ्योरी ऑफ फेलियर को देखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड, और उसमें मेनली जो भूमिका बनाया वो थ्योरी ऑफ फेलियर का, क्योंकि मेनली इस चैप्टर में हम लोग को वो पढ़ना है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्टैटिक लोड क्या होता है, फिर स्टैटिक लोड में वो मोड्स ऑफ फेलियर क्या होते हैं, फिर अल्टीमेटली कंक्लूज किए दो टाइप का देखे ना, एक ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक डिफ्लेक्शन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर डक्टाइल है तो जनरल यील्डिंग होगा, जिसमें यील्ड स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है। ब्रिटल है तो अल्टीमेट फ्रैक्चर होगा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बट ये स्ट्रेंथ पता कैसे करेंगे, तो स्ट्रेंथ होता है किस टाइप का स्ट्रेस लगा रहे हो उस बेसिस पे स्ट्रेंथ होता है। तो जैसे एक स्ट्रेंथ हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अंडर 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन, वो जो टेंसाइल टेस्ट से पता चल जाता है। ठीक है, अगर डक्टाइल है तो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ ले लेंगे, ब्रिटल है तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, वैसे अंडर 1D कंप्रेसिव स्ट्रेस कंडीशन जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको मैं SC से डिनोट करा था। अगर डक्टाइल है तो यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ब्रिटल है तो अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन 1D टेंसाइल या 1D कंप्रेसिव तब दिमाग डिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग स्ट्रेंथ पता कर चुके हैं। अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन 1D टेंसाइल स्ट्रेस है सिग्मा क्रिटिकल पॉइंट का, तो वो ST यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। डिजाइन कर रहे हो तो ST को ST अपॉन FS से रिप्लेस कर दोगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन। वहीं अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन 1D कंप्रेसिव है, ठीक है, मान लो 1D कंप्रेसिव सिग्मा, तो उसमें भी डिजाइन करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है SC। सो वो 1D कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा SC से कम या होना चाहिए। जब डिजाइन करें तो वही SC यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन FS से रिप्लेस कर दोगे। दिक्कत कब है, जब एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस हो, जिसके लिए हर केस के लिए प्रेक टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं टेंसाइल टेस्ट से एट द टाइम ऑफ फेलियर,
और कंपेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज ऑफ फेलियर लेते हैं जिसको थ्योरी ऑफ फेलियर बोलते हैं। और मेनली हम लोग को ये 5 थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ना है स्टैटिक लोड के लिए। क्लियर है? तो अब बाकी आगे के सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये इस पर्टिकुलर लेक्चर का एक समरी भी मैंने बना दिया। तो चलो फिर, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आगे के लेक्चर्स में।